हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम्स मेड सिंपल। तो ये इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कशन है और डायरेक्टली शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो एडिटोरियल सेक्शन में आज इतना इंपॉर्टेंट वैसे नहीं आया था, बट एक्सप्लेन सेक्शन वाज वेरी गुड। सो विल बी डिस्कसिंग फ्यू आर्टिकल्स। तो दिस इज़ फ्रॉम द आइडियाज़ पेज। तो सबसे पहले आया है एट बॉर्न बिलाइंग ग्रीन होप्स। तो एक्चुअली में अभी बॉर्न कन्वेंशन हो चुकी है, तो बॉर्न कन्वेंशन का रियल नेम क्या है आपको मेरे को बताना है पहले तो, कि मतलब उसका फुल नेम क्या है एक्चुअली में। तो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। और अभी जो है आने वाला है COP27 जो कि UNCCC का रहेगा। और बॉर्न से क्या हमको मतलब चीज़ें देखने को मिली हैं और आगे कहाँ तक ये जाएंगी उसके बारे में आर्टिकल है, तो देख लेते हैं। तो अभी 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स बॉर्न में आए थे। और ये अब COP27 में क्या होगा इसके ऊपर मतलब कुछ डिस्कशंस हुए हैं, मतलब जो यहाँ पे कंक्लूजन्स हुए हैं उससे समझ में आ रहा है कि वहाँ पे क्या डिस्कशंस होंगे, जो कि होगा शर्म अल शेख में। ये कहाँ पे आता है? ये इजिप्ट में आता है, ठीक है, ये याद रखना। तो UNCCC का कन्वेंशन जो है COP27 ये कहाँ पे होगा? ये होगा आपका इजिप्ट में होके शर्म अल शेख में, ठीक है। और अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि कुछ भी मतलब जो यहाँ पे इश्यूज डिस्कस किए गए उनमें कोई भी कन्वर्जेंस नहीं था। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग का डिफरेंस था, यानी कि मतलब डेवलप्ड बिग पोल्यूटर्स का है, डेवलपिंग कंट्रीज को स्मॉल पोल्यूटर्स का है। तो ये मतलब हर कोई अपने अपने तरफ से बोल रहा था और कुछ भी कन्वर्जेंस नहीं था। ओके, तो ज़्यादातर डिस्कशन बॉर्न में क्या रहा था? लॉस एंड डैमेज के अराउंड। ये टॉपिक भी जो था ये डेवलपिंग कंट्रीज ने उठाया था, लॉस एंड डैमेज का। और स्मॉलर कंट्रीज ने कि मतलब खासकर जहाँ पे बड़ी बड़ी कोस्ट लाइन्स हैं, तो फिर राइजिंग रिवर लेवल्स की वजह से वही है कि सबमर्जेंस का डर है बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज। ये आपको पता होगा कि क्लाइमेट चेंज के मेजर इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं। तो एक तो राइजिंग रिवर लेवल है ना, उसके बाद में ओशियन एसिडिफिकेशन है और ओशियन वार्मिंग है, मेल्टिंग ऑफ द स्नो, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ये सब इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, डिजर्टिफिकेशन है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कंट्रीज जहाँ पे बड़ी कोस्ट लाइन्स है तो उनको राइजिंग रिवर लेवल से दिक्कत होगी। देन देयर इज लॉस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स एक्सेट्रा। तो कंट्रीज़ जो है इससे ज़्यादा अफेक्ट हो रही हैं, तो उनका कहना है कि वो मतलब अभी वेट नहीं कर सकते था कि 2030 या 2050 तक, क्योंकि तब तक जो है बिल्कुल एकदम विनाश की एकदम पेरिल का टाइम आ जाएगा, है ना। तो इसकी वजह से डिबेट यहाँ पे हुई थी अडेप्टेशन और मिटिगेशन। तो आपसे अब ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि अडेप्टेशन और मिटिगेशन में क्या अंतर है। तो मिटिगेशन क्या होता है कि किसी चीज़ के इफेक्ट को कम करना, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स उठाए जाते हैं। और अडेप्टेशन क्या है कि बिल्कुल किसी चीज़ के अनुसार ढल जाना, ठीक है। तो मिटिगेशन का एग्जांपल क्या हो गया? जैसे कि कार्बन फुटप्रिंट्स है, तो उसका मतलब वो ज़्यादा ना रहे, तो इसके लिए सोलर जनरेशन यूनिट्स का यूज़ करना, है ना। तो इसीलिए हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। और जबकि अडेप्टेशन का एग्जाम्पल क्या है कि बिल्कुल नई वेराइटीज़ निकालना ऑफ ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। और ये दोनों एग्जाम्पल भी आप याद कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा फॉर मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। तो अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि जो फंडिंग है वो ज़्यादातर मिटिगेशन के लिए आई है। उसका रीज़न क्या है कि जो मिटिगेशन वाले प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, यानी कि अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स में आप पैसा दोगे भी तो आपको पता होता है कि इंटरेस्ट पेमेंट से आपको वो वापस मिल जाएगा। लेकिन अडेप्टेशन के लिए यानी कहीं पे बिल्कुल ही सूखा पड़ गया है, वहाँ के लिए अब कोई नई चीज़ ही आपको देनी है, तो वो जो फंडिंग की जाती है उसको पूरी तरीके से वो ग्रांट के फॉर्म में होती है। तो इसलिए जो लॉस एंड डैमेज वाला आइडिया था जो स्मॉलर कंट्रीज ने और डेवलपिंग कंट्रीज ने रखा है, इसको बिल्कुल US और EU ने अपोज किया है, ठीक है। और ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है वो बहुत ज़्यादा कम्बरसम माना जाता है और उसका फंडिंग का प्रोसेस भी बहुत लेंदी है, तो इसके लिए एक ऑल्टरनेट फंडिंग रूट की भी बात की थी। तो अब यहाँ पे आगे अगर टारगेट्स की बात करें, है ना, तो जो NDCs हैं यानी नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, तो उससे 2.4 डिग्री सेल्सियस तक का तो जो राइज है उसको लिमिट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कंट्रीज़ जो हैं वो नेट ज़ीरो कमिटमेंट्स तक भी मतलब मीट कर लें अगर 2050 तक, यानी अपार्ट फ्रॉम दी NDCs अगर नेट ज़ीरो वाला भी अपना कमिटमेंट पूरा कर लें, तो जो टेम्परेचर राइज है वो 1.8 डिग्री सेल्सियस तो भी मतलब जाएगा ही जाएगा, है ना।
तो अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर आप टेम्परेचर को लिमिट करना चाहते हो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, तो आपको अपने एमिशंस आधे करने पड़ेंगे बाय 2030। तो तब तक का वेट नहीं करना है, 2050 तक का या आपके एनडीसीज फुलफिल करने तक का, आपको 2030 तक अपने एमिशंस को एटलीस्ट आधा करना होगा। लेकिन अभी तक दिक्कत की बात यह है कि कोई भी एक्टिविटी ऑन ग्राउंड नहीं हुई है। तो अब बॉन कॉन्फ्रेंस में एक एओसिस ग्रुप है, ये भी आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स। एओसिस क्या है? अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स। उन्होंने ये कहा है कि जो मतलब अगर ये चीज़ आप चाहते हो कि इसको कंप्लाई करना भी, तो आपका जो एम होना चाहिए वो एमिशंस को 2025 तक ही 20% रिड्यूस करने का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका कहना है कि भाई अब नेक्स्ट कन्वेंशन जो होगा एनडीसीज का वो 2025 में होगा, तब तो आप मतलब इतना टाइम रहेगा नहीं कंट्रीज़ के पास में कि मतलब 2025 में फिर नए टारगेट सेट करो और 2030 तक वो चीज़ हो जाए। इसलिए आपको 2025 तक एटलीस्ट 20% जो है एमिशंस कम करने चाहिए। ओके, और इसलिए आपको इसी साल जो है 2022 तक ही अपने एनडीसीज को रीविजिट, यानी उसको अगर रिवाइज करने की ज़रूरत है तो वो भी करना चाहिए। और इसमें केवल 2 कंट्रीज़ ने रिस्पॉन्ड किया, इजिप्ट एंड ऑस्ट्रेलिया। और मतलब ऑस्ट्रेलिया ने ये भी कहा कि वो अपना जो एमिशन रिडक्शन टारगेट है तो वो 2030 तक 43% तक कम कर देंगे। ओके, अब यदि यहाँ पे मतलब बात करें एमिशन और उसकी, तो फिर यूएस ने बिल्कुल रेजिस्ट किया कि इट इज़ नॉट अ बिग एमिटर, और सब कुछ करके अब ये बोल रहे हैं कि हमारा इतना कोई बिग एमिटर हम नहीं है। और इन्होंने कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भी मना कर दिया, जो भी इनके हिस्टोरिकल इतने ज़्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से एमिशंस हुए हैं। और ये कहा कि दूसरे जो बड़े एमिटर्स हैं जैसे चाइना और इंडिया, तो उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए फॉर कटिंग डाउन एमिशंस। तो वही बात है कि पहले तो आप डेवलप हो गए पहले, उसके बाद में फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया, अब अपने प्लांट सारे आपने चाइना और इंडिया में सेटअप कर दिए, तो एमिशन पूरा यहाँ पे होने लगा। प्लांट्स भी ज़्यादातर इन्हीं के ही हैं, सारी चीज़ें जो आती हैं कैपिटल गुड्स वगैरह वो यहीं से ही आते हैं, वो एमिशन यहाँ पे इंडिया और चाइना में हो रहे हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि अब आप उनको बोलो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं। तो लेकिन जो लाइक माइंडेड ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ है LMDCs, अगेन प्लीज़ नोट डाउन द फुल फॉर्म, तो इन्होंने फिर इस चीज़ को रेजिस्ट किया है। और इसमें जैसे कौन आता है? चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया और अरब कंट्रीज आते हैं LMDCs में। याद रखना, लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज में कौन आता है? चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया और बाकी अरब कंट्रीज। तो उन्होंने इसको अपोज किया है। ओके, तो अब जैसे डेवलपिंग कंट्रीज की एक डिमांड थी कि जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग है वो $100 बिलियन एक साल में कुछ भी नहीं है और इससे ज़्यादा होनी चाहिए, बट इसको भी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। और $100 बिलियन का फिगर भी कैसे डिसाइड किया था? इन्होंने कहा है कि 2009 में बस आर्बिट्ररली डिसाइड कर लिया था कि $100 बिलियन दिया जाएगा। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ का ये कहना है कि जो एक्चुअल फंडिंग रिक्वायरमेंट है क्लाइमेट चेंज इशूज़ के लिए वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, ना कि बिलियंस में। तो लेकिन इस चीज़ के लिए भी कोई तवज्जो नहीं दी गई। ओके, अब सीधे एक्सप्लेन सेक्शन में आते हैं। तो यहाँ पे पहला आर्टिकल आया, व्हाई द यूरो हैज़ फॉलन टू $1 एंड व्हाट इट मीन्स फॉर द रुपी। तो $1 पे आने का मतलब क्या है कि 1 यूरो बराबर $1 हो गया, यानी कि एक्चुअली में उसकी वैल्यू अभी यूरो डॉलर का, आप यहाँ पे देखो यूरो का चार्ट देखो तो एकदम गिरती गई है ना। तो $1 के बराबर हो गया है 1 यूरो। और इसका मतलब क्या है कि पहले एक्चुअली में 1 यूरो में ज़्यादा डॉलर्स आ जाते थे, है ना। तो अब इसकी पैरिटी इसके बराबर हो गई है, डॉलर के बराबर हो गई है। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो इन्वेस्टर्स हैं ये यूरो जोन से पैसा निकाल के यूएस में डाल रहे हैं। तो अब इसकी वैल्यू क्यों लूज़ हो रही है? तो ये कहा है कि पहली बात तो है ना, ऐसा है कि 2008 में जो मतलब क्राइसिस हुआ था ना, उसके बाद से इसकी वैल्यू घटना शुरू हो गई थी, लेकिन खासकर 2021 के बाद इसका डिक्लाइन काफ़ी शार्प हो गया है। और अब जो मतलब एनर्जी क्राइसिस आया रशियन और यूक्रेन वॉर की वजह से, तो इसकी वजह से तो बहुत ही बुरा हाल हो गया एक्सचेंज रेट का। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन्होंने इस मतलब जो यूरो का ये डिक्लाइन हुआ है इसको 2 पार्ट्स में डिस्कस किया है। एक तो कहा है कि यूरोजोन की वीकनेस, यूरोजोन की जो इकोनॉमी है उसकी वीकनेस की वजह से, और दूसरा कहा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी रिस्पॉन्स है यूएस और यूरोपियन सेंट्रल बैंक का, उसकी वजह से भी यूरो का वैल्यू कम हो गई है ना।
तो अगर पहला देखते हैं कि वीकनेस ऑफ यूरोजोन्स इकोनॉमी, तो सबसे पहली बात तो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से इनको काफ़ी भारी नुकसान हुआ, तो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे कंट्रीज इटली स्पेन बहुत ज़्यादा अफेक्ट भी हुए थे, और जिसकी वजह से यूरोजोन की इकोनॉमी काफ़ी वीक हो गई थी और हाई इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया था। उसके बाद में जो रशिया का यूक्रेन का वॉर हुआ है और फिर रशियन एनर्जी के ऊपर बैन लगा दिया गया है, तो उससे यूरोपियन इकोनॉमीज़ बिल्कुल वल्नरेबल रह गई हैं और पूरी मतलब पहले जो थी ये पूरी तरह रशियन ऑयल और गैस पे डिपेंडेंट थी, है ना। और अब हमने कल भी देखा कि जैसे उसने नॉर्थ स्ट्रीम 1 को मतलब कैसे सस्पेंड कर दिया है रशिया ने, कि आप हमारे ऊपर बैन लगा रहे तो हम भी सस्पेंड कर देते हैं, गैस का सप्लाई नहीं करेंगे, है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि एनर्जी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना। तो इसलिए जो इन्वेस्टर्स हैं वो यूरोजोन में ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना चाह रहे हैं। और जर्मनी की इन्होंने बात करी है, जो कि सबसे बड़ी यूरोजोन इकोनॉमी है, उसने 1991 के बाद से आप सोचिए पहला ट्रेड डेफिसिट देखा, यानी करीब 31 साल के बाद में। तो इसकी वजह से वही कंपनीज क्या ट्राई कर रही हैं कि यूएस में जाके इन्वेस्ट करो, जो कि फिर भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है ना। वो ज़्यादा दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं है, उसके पास शेल वगैरह भी अपने रिजर्व्स वगैरह हैं, तो वो इंडिपेंडेंट है। ओके, और यही लॉजिक है जिसकी वजह से पैसा जो है यूरोजोन से निकाल के यूएस में डाला जा रहा है। तो ये तो पहली बात हो गई इकोनॉमी की वीकनेस की बात, है ना। अब दूसरा इन्होंने रीज़न दिया है कि मॉनेटरी पॉलिसी रिस्पॉन्स क्या रहा है। ओके, और इसमें आप देखोगे कि हमारे यहाँ आरबीआई ने इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले किया है एज़ कम्पेयर टू दिस यूरोपियन सेंट्रल बैंक। और यूएस फेड तो ऑब्वियसली मतलब सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, है ना। तो यूएस फेड से इनका रिस्पॉन्स जो है यूरोप सेंट्रल बैंक का वो बिल्कुल अलग रहा है। और यूएस फेड ने तो कहा है कि अपने इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ाए रखेगा, है ना। तो उसने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं। और आप ये पढ़ते भी हो इकोनॉमी में कि जब इन्फ्लेशन होता है तो उस टाइम पे बैंक्स वगैरह जो है वो रेट, सेंट्रल बैंक जो है वो रेट बढ़ा देता है ना। मॉनेटरी पॉलिसी का रिस्पॉन्स यही होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो फेड ने इसलिए बढ़ा दिया है। और जबकि ईसी अभी का यानी यूरोपियन सेंट्रल बैंक का अगर ये देखें तो उन लोग ने इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाए हैं। और इसकी वजह से उनको यही मतलब डर है कि और ज़्यादा मतलब इकोनॉमिक रिकवरी नहीं हो पाएगी। और इस वजह से भी लोग जो हैं, अब जाहिर सी बात है अगर फेड जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको ऑफ़र करेगा तो इन्वेस्टर्स कहाँ जाएंगे, जहाँ पे उनको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, जहाँ इन्वेस्ट करने पे उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है ना। और वहाँ पे पता है कि वहाँ पे लगाया तो वहाँ पे सेफ ही रहेगा, वहाँ पे हॉट मनी नहीं रहता है। जैसे इंडिया में कई बार होता है ना कि अपॉर्चुनिटी देख के आते हैं फिर निकल जाते हैं, तो वहाँ पे ये केस नहीं है। तो वहाँ पे मतलब इंटरेस्ट रेट अगर थोड़ा सा भी है, मतलब अगर ये तो 2% तक जा रहे हैं, अगर 1% भी रहते तो भी लोगों को ज़्यादा सेफ लगता है वहाँ के फेड में इन्वेस्ट करना। ओके, मतलब वहाँ के मार्केट्स में, यूएस के मार्केट्स में इन्वेस्ट करना। तो अब डॉलर क्यों अप्रिशिएट कर रहा है जबकि यूएस में भी रिसेशन है? तो वही बात है कि डॉलर सबसे सेफेस्ट बेट है। और अगर यूएस डॉलर को हम बाकी करेंसी से भी इन्वॉल्व देखें ना, केवल इसकी बात नहीं है, आपके यूरो की बात नहीं है, अगर बाकी से भी देखें, जापानीज़ येन से भी, इंडियन रुपी से भी, तो इन सब से वो बहुत ज़्यादा गेन कर रहा है। हालांकि इंडियन रुपी ने फिर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब वीक होते हुए भी काफ़ी ज़्यादा रेजिलियंस शो किया है। वही मैंने बताया ना कि यहाँ की हमारी पॉलिसी की वजह से। पर रुपी को अगर यूरो से कंपेयर करें तो रुपी मतलब काफ़ी अप्रिशिएट हुआ है। तो जहाँ 90 के बराबर था तो अब वो 80 के बराबर आ गया, 1 यूरो टू 80 रुपीज़ के बराबर आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि क्या यूरो के फॉल से रुपी में मतलब रुपी बढ़ेगा, अप्रिशिएट होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर यूरो कंटिन्यूसली वीक रहता है और यही ट्रेंड करता है तो फिर ऐसे केस में रुपी भी फिर आगे जाके नीचे आ जाएगा। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि यूरोप के साथ में हमारी जो ट्रेड लिंकेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और जहाँ पे भी मतलब यूरो यूज़ होता है, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेड लिंकेजेस हैं, तो रुपी भी फिर नीचे आने लगेगा। लेकिन अभी तक अगर देखें तो रुपी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि आरबीआई ने इसमें इंटरवीन किया था ताकि रुपी का वैल्यू बना रहे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल है वेब्स डी फील्ड इमेज के बारे में। तो एक्चुअली में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है उसने इमेजेस रिलीज़ करी हैं, इमेजेस भेजी हैं।
और फुल कलर इमेजेस आई हैं, डीप फील्ड इमेज कहा जा रहा है, ठीक है। तो नासा ने इसको कैसे डिस्क्राइब किया कि ये डीपेस्ट और शार्पेस्ट इंफ्रारेड इमेज है ऑफ द डिस्टेंट यूनिवर्स टू डेट, अभी तक का जो भी मतलब हमको सबसे क्लियर इमेज मिली है, शार्पेस्ट इमेज मिली है, ये वो है। और इसमें गैलेक्सी क्लस्टर भी दिखा है, उसका नाम है स्मैक 0723, ठीक है। तो स्मैक 0723 गैलेक्सी क्लस्टर भी दिखा है। अब डी फील्ड होता क्या है, तो डी फील्ड एक कंपोजिट होता है जो कि अलग अलग इमेजेस का बना हुआ रहता है एट डिफरेंट वेवलेंथ्स। इट इज़ अ कंपोजिट मेड फ्रॉम इमेजेस एट डिफरेंट वेवलेंथ्स। अब ये चीज़ जो ये स्मैक्स यहाँ पे दिखाई, ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये जो अभी अपीयर कर रहा है, कि ऑब्वियस सी बात है कि गैलेक्सीज मतलब कितना कितना दूर, कितने कितने लाइट ईयर्स दूर रहती हैं, राइट। तो वहाँ से लाइट आने में भी बहुत टाइम लगता है। तो अगर हमें ये इमेज मिली है तो ये बहुत पुरानी इमेज है। तो ये जो गैलेक्सी क्लस्टर है, ये अभी जो दिख रहा है, ये 4.6 बिलियन ईयर्स पहले ऐसा दिखा होगा, ठीक है। आई होप आप ये समझ रहे हो कि मतलब अभी जो मेरे को सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपसे किसी से, जैसे हम व्हाट्सएप पे वीडियो चैट करते हैं तो वहाँ पे लैग होता है ना 2-3 सेकंड का। तो अभी जो आप इमेज देख रहे हो वो 3 सेकंड पहले उस इंसान की होती है, और कई बार जैसे स्टिक हो जाता है वीडियो, तो उस टाइम पे उसने अगर कुछ पोजीशन सामने वाले ने चेंज कर लिया तो फिर वो आपको थोड़ी देर बाद रिफ्लेक्ट करेगा। तो यही चीज़ है कि ये जो अभी हमको इमेज मिली है वो 4.6 बिलियन ईयर्स पुरानी इमेज है, इसलिए ये इतना ज़्यादा स्पेशल है, ओके। इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ काम का नहीं है, बस जेम्स वेब टेलीस्कोप याद रखो, स्मैक्स याद रखो, और डी फील्ड क्या होता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं आखिरी आर्टिकल के ऊपर, बेल लॉ एंड एससी कॉल फॉर रिफॉर्म। तो एससी ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेल लॉ में रिफॉर्म की ज़रूरत है, और मतलब यूके का जो लॉ है बेल लॉ, उससे भी मतलब रेफरेंस लेने की बात कही है, ओके। तो ये किसने कहा है ये भी आपसे मतलब पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ रिमेंबर द नेम्स। इट वाज अ 2 जज बेंच जिसमें थे जस्टिस एसके कौल एंड MM सुंदरेश। तो फोटो से भी अगर याद रहे तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्या बात हुई है कि एक्चुअली में जैसे जेल्स में भी बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि अंडर ट्रायल हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2/3 से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो अंडर ट्रायल हैं, और अरेस्ट जो है वो एक ड्रैकोनियन मेजर है जिसको आपको केवल स्पेरिंगली यूज़ करना चाहिए, ओके। तो इनका कहना है कि मतलब कई ऐसे प्रिजनर्स रहे होंगे जिनको अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, भले उनका कॉग्निजेबल भी था तो, और इसमें कई ऐसे गरीब, इलिटरेट और विमेन भी, औरतें भी रही होंगी जहाँ पे आपको बस अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, उनको आप बेल पे छोड़ सकते थे। वही है ना कि आप प्रिजन्स भरते जा रहे हो, यहाँ पे जगह नहीं है प्रिजन्स में, ओके। तो और वो भी मतलब जो अभी पूरी तरीके से कन्विक्ट भी नहीं हुए हैं उनको आप पूरा भरते जा रहे हो, ओके। तो कोर्ट ने इस आइडिया को लिंक किया कि ये जो इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट की जाती है उसका रीज़न है कि मैजिस्ट्रेट्स एक रूल को इग्नोर कर रहे हैं, दैट इज़ बेल नॉट जेल, ओके। और ये कॉलोनियल माइंडसेट है। अब CRPC जो है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसको ड्राफ्ट किया गया था 1882 में। तो ऑब्वियसली बात है कि काफ़ी पुराना ही है, फिर भी कोड भले उसमें कितने ही अमेंडमेंट्स हो जाए, है ना। अब CRPC में ये बेल वर्ड तो डिफाइंड नहीं है, लेकिन जो IPC के ऑफेंसेस हैं उनको यहाँ कैटेगराइज किया गया है कि वो बेलेबल हैं या फिर नॉन बेलेबल है। अब जो बेलेबल ऑफेंसेस रहते हैं वहाँ पे मैजिस्ट्रेट के पास पावर होता है कि अगर आप बेल बॉन्ड भरो सिक्योरिटी के साथ या बिना सिक्योरिटी के, तो आपको बेल दी जा सकती है। और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जो होते हैं वो कॉग्निजेबल होते हैं, इसमें जो पुलिस ऑफिसर है वो बिना वारंट के चाहे तो अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इन केसेस में क्या होता है कि मजिस्ट्रेट डिसाइड करते हैं कि अक्यूज को जो है वो बेल पर रिलीज करना है कि नहीं करना है। अब बात आती है यूके लॉ की, जहाँ से कंपेयर किया तो वहाँ पे मतलब हमारे यहाँ पे वो इतना पुराना बना के छोड़ गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने नया बना लिया, हमने नहीं बनाया है। उन्होंने बनाया था बेल एक्ट ऑफ यूके 1976। तो यहाँ पे इन्होंने प्रोसीजर बताया है बेल ग्रांट करने का, और इसका मेन एम क्या है, इसका एम वही है कि इनमेट्स की पॉपुलेशन, प्रिजनर्स की पॉपुलेशन कम रहे, उसकी साइज को कम करने के लिए, है ना। और इनफैक्ट वहाँ के जो प्रोविजंस हैं उसमें लीगल एड भी दिया जाता है डिफेंडेंट्स को, ओके। तो आप कुछ भी अगर सीरीज मूवीज देखते होगे तो उसमें मतलब होता है कि लीगल एड दिया जाता है खुद से, उसका भी प्रोविजन है। तो मेन चीज़ क्या है कि जो बेल ग्रांट करना है उसको एक राइट की तरह माना गया है, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ जनरल राइट, ओके। और अगर रिजेक्ट करनी है बेल
तो मतलब अगर बेल अगर नहीं देनी है तो उसका पूरा का पूरा मतलब ये नहीं है कि बेल के लिए डिफेंडेंट को जाना पड़े, उल्टा बेल तो आपका अधिकार है, पर अगर बेल नहीं देनी है तो उसका हेडेक प्रोसिक्यूशन के ऊपर है कि उनको बताना पड़ेगा कि क्यों बेल ना दी जाए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि वो सरेंडर नहीं करेगा वो इंसान, या फिर अगर उसको बेल पे छोड़ दिया तो वो दूसरा ऑफेंस करेगा, या फिर वो विटनेसेस के साथ में इंटरफेयर करेगा, है ना। तो ऐसे केस में मतलब उसको उसकी बेल रिजेक्ट की जा सकती है। ओके, तो ये था यूके का लॉ। ओके, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है रिफॉर्म्स के बारे में, तो उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी है, वो भी देख लेते हैं। पहली बात तो उन्होंने कहा है कि एक सेपरेट लॉ होना चाहिए बेल के लिए, वही यूके का जो बेल एक्ट है उसी के हिसाब से। और मैजिस्ट्रेट्स जो होते हैं वो है ना, एक उनके पास में मतलब जो डिस्क्रिशनरी पावर्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली उसको एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो अगर प्रॉपर लॉ होगा तो उससे एक यूनिफॉर्मिटी आएगी। ओके, फिर दूसरा इन्होंने कहा है कि इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, और मतलब खासकर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए। और इन्होंने कहा है कि कॉग्निजेबल के लिए भी है ना मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, नेसेसिटेट, अब ये एक वर्ड बोला है नेसेसिटेटेड, अगर हो ऑफेंस तभी आप अरेस्ट करो, कॉग्निजेबल में भी। अब ये कब नेसेसरी होगा, अगेन वही वाली चीज़ आती है कि किसी को अरेस्ट करना एकदम बहुत ज़्यादा ज़रूरी कब है, कि अगर कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना है, या फिर डर है कि वो भाग जाएगा, या फिर वो एविडेंस के साथ कुछ टेम्परिंग करेगा, या कोई अगर विटनेस है तो उसको थ्रेट वगैरह देगा, या उसको किसी तरीके से मतलब ऐसे प्रोमिसेस करके किसी तरीके से डिसवेट करने की कोशिश करेगा कि वो सही फैक्ट्स ना रिवील करे कोर्ट को या पुलिस ऑफिसर को, तो ऐसे केसेस में आप कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में उसको अरेस्ट करो। ठीक है, या फिर वो अगर पता है कि इसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना जल्दी ज़रूरी है, और लेकिन इसकी श्योरिटी नहीं है कि वो इंसान फिर कोर्ट में आएगा। ठीक है, तो इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट के ऊपर ये चीज़ कही है कि वैसे तो आप नॉन कॉग्निजेबल में तो आपको ज़रूरी नहीं है, और कॉग्निजेबल में भी जब नेसेसरी और नेसेसिटेटेड हो तभी करो। अब बेल एप्लीकेशन के लिए इन्होंने कहा है कि कई ऐसे सेक्शंस हैं जैसे 88, 170, 204, 209, जहाँ पे आप है ना बेल एप्लीकेशन के लिए इंसिस्टेंस डालना ज़रूरी नहीं है। तो जैसे मतलब सेक्शन 88 में क्या होता है कि अपीयरेंस के लिए मजिस्ट्रेट बॉन्ड लेता है, फिर 204 में उसको समन्स इशू करने होते हैं। तो ऐसे केसेस में कहा है कि मजिस्ट्रेट जो है वो जनरली मतलब एकदम रूटीन वे में बेल ग्रांट कर सकते हैं आपको हर टाइम पे, हर, क्योंकि अलग अलग स्टेजेस हैं ये। ठीक है, जहाँ पे मतलब मैजिस्ट्रेट है ना डिसाइड करता है कि अक्यूज को रिलीज करने की नहीं, तो आप हर स्टेज पे बैठ के आप है ना बेल एप्लीकेशन मत इंसिस्ट करो, यहाँ पे आप खुद ही से दे दो। ओके, ग्रांट कर दो बेल। इसके अलावा चौथी गाइडलाइन इन्होंने दी है डायरेक्शंस टू स्टेट्स। तो सारे स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज को कहा है कि ये जो ऑर्डर्स वगैरह हैं इनके ऊपर आप कंप्लाई करो और इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट को अवॉइड करो। ओके, तो ये था इस पेपर में से। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड दैट इज़ इट फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।